यार मैंने ना 5 साल पहले एक बैंक से कार लोन लिया था। वो कार लोन बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ टाइम से कोरोना के कारण मेरी जॉब थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई, जिसके कारण मैं 3-4 ईएमआई पे नहीं कर पाया। अब बैंक से रोज मेरे को फोन आता है कि आपका अकाउंट एनपीए हो गया है, अगर आप इस अकाउंट को ठीक नहीं करते हो तो बैंक आपकी गाड़ी को बेच देगा। तो यार ये एनपीए क्या होता है, क्या बैंक सच में मेरी गाड़ी बेच सकता है? तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 4 चीजों को कि एनपीए होता क्या है, किस हिसाब से एक अकाउंट एनपीए हो जाता है, तीसरी चीज एनपीए होने के क्या क्या नुकसान हैं, और चौथी चीज कैसे इस एनपीए से बचा जा सकता है। अगर आप इन 2 कैटेगरी के अंदर आते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट कैटेगरी, अगर आपने किसी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूट से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से अगर कोई लोन लिया है तो आपको जरूर जानना चाहिए कि आपका अकाउंट एनपीए कैसे हो सकता है। दूसरी कैटेगरी, अगर आप किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूट में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में काम करते हो तो आप जिनको भी लोन करते हो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना चाहिए, ताकि उनको पता रहे कि अकाउंट कैसे एनपीए हो सकता है और उसके क्या नुकसान हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप बुरा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि एनपीए के ऊपर हमने करीबन 3-4 वीडियो बनाए हैं। तो अगर आप डिटेल में एनपीए के बारे में जानना चाहते हैं तो उन वीडियो को आप जरूर देख सकते हैं। अब हम जानते हैं एनपीए होता क्या है। एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी आप किसी भी बैंक से कोई लोन लेते हो, अगर आप उसको ढंग से पे नहीं कर रहे हो तो आपका अकाउंट एनपीए हो सकता है। अब आप सोचोगे कि यार ये एसेट कैसे हुआ और एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट ये कैसे हुआ, तो वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर देता हूं। मान लेते हैं कि आपका किसी बैंक के अंदर अकाउंट है और वहां पे आप सेविंग के अंदर 10 लाख रुपए रख रहे हो, तो बैंक आपको 4% के हिसाब से वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है। अब मान लेते हैं कि कोई बंदा वहां पे आता है और वो बोलता है कि मेरे को 10 लाख का एक कार लोन दे दीजिए, तो बैंक उनको कार लोन किस रेट पे देता है? 10% के हिसाब से। तो आपके सेविंग को बैंक दे रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% और कार लोन दे रहा है 10% के ऊपर, तो टोटल जो गैप हो गया ना वो हो गया 6% के आसपास, यानी 6% बैंक की क्या होगी? इनकम होगी। अब मान लेते हैं कि जिनने वो कार लोन लिया 10 लाख रुपए का, वो अगर ढंग से पे नहीं कर रहे हैं तो बैंक के लिए क्या हो गया? ये एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया और इसी को बोलते हैं एनपीए। तो अब हम बात करते हैं कि कोई भी अकाउंट एनपीए होता कैसे है। सबसे पहले बात कर देते हैं टर्म लोन के बारे में। अब टर्म लोन कौन से हैं? हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन और कार लोन, ये सारे के सारे टर्म लोन हैं, क्योंकि ये आपको फिक्स टर्म के लिए दिए जाते हैं, या तो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। तो इसके अंदर टर्म लोन के अंदर सीधा सा फंडा है, अगर आपकी ईएमआई या फिर इंटरेस्ट 90 डेज से ज्यादा तक के लिए पे नहीं हुआ तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा। यानी मोटी मोटी बात करूं, अगर आपने 3 किस्तें पे नहीं की इनके अंदर तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ओडी और सीसी लिमिट के लिए। ओडी का मतलब है ओवरड्राफ्ट लिमिट और सीसी का मतलब है कैश क्रेडिट हाइपोथिकेशन, जो मेनली बिजनेस पर्पस के लिए दिए जाते हैं। इसके अंदर 2 तरीके से आपका अकाउंट एनपीए हो सकता है। फर्स्ट कैटेगरी है, अगर 90 दिन तक आपकी आउटस्टैंडिंग सैंक्शन से ज्यादा रहती है तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा। मान लेते हैं कि आपने किसी बैंक से 10 लाख रुपए की ओडी लिमिट ले रखी है और वो 10 लाख से एक्सीड करती है लगातार, कितने दिनों के लिए? 90 डेज के लिए, तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा। दूसरी कैटेगरी के अंदर क्या होता है, आपकी जो सैंक्शन लिमिट है उसकी आउटस्टैंडिंग तो सैंक्शन से कम है, यानी वो 10 लाख की लिमिट थी आपकी, वो मान लेते हैं 9,50,000 रुपए है, लेकिन उसमें 3 महीने का इंटरेस्ट अगर पे नहीं हुआ है तो भी आपका अकाउंट वो एनपीए हो जाएगा। अब हम बात करते हैं केसीसी के बारे में। केसीसी में अगर आप अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अगर टाइम से पे नहीं करते हो तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा। उसके लिए क्या टाइम लिमिट है? अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप्स लगा रहे हो तो आपको 2 क्रॉप सीजन मिलते हैं, यानी 2 क्रॉप सीजन के बाद आप अगर आप पे नहीं करते हो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा। और अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप्स लगा रहे हो तो उसके अंदर आपको 1 सीजन दिया जाता है, यानी 2 सीजन के अंदर शॉर्ट ड्यूरेशन में और 1 सीजन के अंदर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स में अगर आपने अपना प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पे नहीं किया तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और तरीकों से भी आपका अकाउंट एनपीए हो सकता है, उसको हम बोलते हैं टेक्निकल रीजन। अब टेक्निकल रीजन में फर्स्ट चीज है, अगर आपने किसी बैंक से कैश क्रेडिट लिमिट ले रखी है तो वहां पे आपको हर महीने स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना होता है, क्योंकि जो आपकी लिमिट बनती है ना वो स्टॉक स्टेटमेंट के हिसाब से ही बनती है। तो अगर आपने 3 महीने तक अपना स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट नहीं किया तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा। दूसरी चीज क्या होती है ना, आपके
जो सीसी लिमिट है उसका हर साल रिन्यूअल होता है। मान लेते हैं कि आपने 1 जनवरी 2021 को कोई लिमिट ली तो वो 31 दिसंबर 2021 तक चलेगी, 1 साल के लिए चलेगी। 1 साल के बाद क्या होता है ना, दोबारा से आप अपने पेपर आपको सबमिट करने होते हैं, आपकी बैलेंस शीट होगी, सीएमए डाटा हो गया, उसके हिसाब से दोबारा आपका 1 साल के लिए रिन्यूअल होता है। तो अगर आपने 180 दिन तक वो पेपर सबमिट नहीं किए तो उसके बाद आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा। यानी 1 जुलाई 2022 तक अगर आपने वो सारे पेपर सबमिट नहीं किए और बैंक ने उसको रिन्यू नहीं किया तो भी वो आपका अकाउंट टेक्निकल एनपीए के अंदर आ जाएगा। टर्म लोन की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर अगर आपने कोई कार लोन लिया है, उसकी अगर आपने आरसी बैंक को सबमिट नहीं की है, जिसके ऊपर बैंक का चार्ज चढ़ा हुआ है, तो भी वो आपका अकाउंट एनपीए के अंदर कैटेगराइज किया जाएगा। अब हम बात करते हैं एनपीए अकाउंट की कैटेगरी के बारे में, जिसके अंदर आता है स्टैंडर्ड अकाउंट, एसएमए अकाउंट, सब स्टैंडर्ड अकाउंट, डाउटफुल अकाउंट और एनपीए अकाउंट। अब स्टैंडर्ड अकाउंट कौन से हैं? अगर आप सही से ईएमआई पे कर रहे हो तो आपका अकाउंट होता है स्टैंडर्ड। उसके बाद आरबीआई ने 3 कैटेगरी डिफाइन की है, जिसको हम बोलते हैं एसएमई 0, एसएमई 1, एसएमई 2। एसएमई 0 में होता है 1 से लेके 30 दिन तक, एसएमई 1 के अंदर होता है 31 डेज से लेके 60 डेज तक, और एसएमई 2 के अंदर होता है 61 डेज से लेके 90 डेज तक। तो अगर आपने मान लेते हैं 2 ईएमआई पे नहीं की है तो आपका अकाउंट बोला जाता है एसएमए 1 कैटेगरी के अंदर। और इस कैटेगरी के अंदर आपको बैंक से बार बार फोन आने स्टार्ट हो जाते हैं कि आपका अकाउंट एनपीए होने जा रहा है, आपका अकाउंट एनपीए होने जा रहा है। तो अगर आप कंटिन्यूस 3 ईएमआई पे नहीं करते हो तो आपका अकाउंट बन जाता है सब स्टैंडर्ड। अब सब स्टैंडर्ड में आपका अकाउंट रहता है 1 साल के लिए, उसके बाद वो अकाउंट चला जाता है डाउटफुल के अंदर। डाउटफुल के अंदर भी फर्दर 3 कैटेगरी है, DB1, DB2 और DB3, और उसके बाद आपके अकाउंट को लॉस कैटेगराइज कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि कोई भी अकाउंट एनपीए होता है उसका हमें नुकसान क्या है, एक आम आदमी को क्या उसका नुकसान होता है। तो इन नुकसान को हम 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, एक है फाइनेंशियल लॉस, एक है नॉन फाइनेंशियल लॉस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल लॉस के बारे में। इसके अंदर क्या होगा, जब भी आपका अकाउंट एनपीए होगा बार बार आपको टेलीफोन आने स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज, बैंक आपके घर के ऊपर विजिट कर सकता है, आपके मोहल्ले में विजिट कर सकता है, आपके वर्किंग पैलेस को विजिट कर सकता है। तीसरी चीज क्या होगी ना, बार बार बैंक से आपको चिट्ठियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी। इससे होगा क्या ना, हमारा नेम एंड फेम खराब होता है, बार बार बैंक वाले आए तो हमें भी उस चीज के लिए अच्छा नहीं लगता। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल लॉस के बारे में। इसके अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर हमने इसको ढंग से देखा तो कभी भी हम अपने अकाउंट को एनपीए नहीं होने देंगे। उसके अंदर पहला पॉइंट आता है पेनल इंटरेस्ट। देखिए दोस्तों, जब भी आपका अकाउंट स्टैंडर्ड होता है ना तो आपको नॉर्मल इंटरेस्ट लगता है, लेकिन जैसे ही अकाउंट एनपीए हो जाता है आपको 2% पेनल इंटरेस्ट पे करना होता है। मान लेते हैं कि नॉर्मल केस के अंदर आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा होता है, एनपीए होने के बाद वो 10% 12% हो जाता है, तो जो बहुत बड़ा लॉस है। दूसरी चीज है सिविल स्कोर। जब भी आपका अकाउंट एनपीए होता है ना तो आपका सिविल स्कोर धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है, यानी सिविल स्कोर के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। अब सिविल स्कोर का इफेक्ट क्या होगा, अगर फ्यूचर में आप लोन लेने जाओगे ना तो 2 चीजें हो सकती हैं, या तो हो सकता है कि आपको लोन मिले ही ना, यानी आपका लोन रिजेक्ट हो जाए, और दूसरी चीज क्या होगी ना, अगर आपको लोन मिलेगा ना तो वो बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, तो ये दूसरा नुकसान अपने को एनपीए होने से होता है। तीसरी चीज है लीगल चार्जेस। जब भी कोई अकाउंट एनपीए होता है ना तो बैंक क्या करता है ना, पहले तो आपसे फॉलोअप पे कोशिश करता है कि वो पैसा आप पे कर दो। अगर फॉलोअप से वो पैसा नहीं आता है तो बैंक उसके अंदर सूट फाइल करता है या डीआरटी के अंदर केस फाइल करता है, जिसके अंदर वकील के खर्चे होते हैं और बहुत तरह के खर्चे होते हैं। ये खर्चे भी आपके अकाउंट में ऐड होने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी जब भी आप अकाउंट को बंद करोगे तो ये लीगल खर्चे भी आपको पे करने पड़ते हैं। अब इसमें चौथी चीज है सरफेसी एक्शन। मान लेते हैं कि बैंक से आपने हाउसिंग लोन लिया है, कार लोन लिया है, या कोई ऐसा लोन लिया है जहां पे आपने बैंक के पास कोई ना कोई सिक्योरिटी रखी है, तो अगर वो अकाउंट एनपीए हो जाएगा ना तो बैंक आपकी उस सिक्योरिटी को बेच सकता है, आपके घर को बेच सकता है, आपकी कार को बेच सकता है। ये चौथा पॉइंट है। उसके बाद आता है विलफुल डिफॉल्टर या एफआईआर। अब मान लेते हैं कि अगर आपने जिस पर्पज के लिए लोन लिया है उस पर्पज के अलावा अगर आपने उस पैसे को यूज किया है या फिर आप विलिंगली वो पैसा नहीं देना चाह रहे हो तो बैंक आपको विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर सकता है या आपके अगेंस्ट एफआईआर कर सकता है, तो इससे भी हमें एक बड़ा लॉस होने के चांसेस बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि एनपीए से बचा कैसे जा सकता है। एक नंबर चीज, जब भी हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो हमें कोशिश ये करनी है कि जो भी हमारी रिपेमेंट कैपेसिटी है ना उससे हमें कम लोन हमेशा अप्लाई करना चाहिए ताकि हम उसको सही से चला पाएं। दूसरी चीज है
टर्म, यानी जब भी आप एजुकेशन लोन लेते हो, कार लोन लेते हो, हाउसिंग लोन लेते हो, तो आपको उसकी टर्म यानी रिपेमेंट जो टाइम है ना वो अपने हिसाब से देखना चाहिए कि मैं कैसे इसको इजीली पे कर दूंगा। कई बार क्या होता है ना, हम जोश जोश में टाइम को कम करवा लेते हैं और आने वाले टाइम में वो हमें बड़ी दिक्कतें देता है। तो टर्म को हमेशा सही से सिलेक्ट करना चाहिए। तीसरी चीज आती है मोरेटोरियम। अब मोरेटोरियम क्या है ना, हाउसिंग लोन के अंदर, एजुकेशन लोन के अंदर बैंक क्या आता है ना, आपको मोरेटोरियम देता है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। मान लेते हैं कि आप बीटेक का कोर्स करने वाले हैं जिसके अंदर 4 साल का टाइम लगने वाला है, तो बैंक क्या करता है ना, आपको 4 साल का टाइम देता है कि आप 4 साल खाली इंटरेस्ट पे करो, उसके बाद आप ईएमआई पे करो। कई बार क्या होता है ना, हम मोरेटोरियम को कम करवा लेते हैं, तो हमें मोरेटोरियम जब सेलेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो हमें जरूर ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि मैं इसको पे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। चौथी चीज जो मैंने टेक्निकल रीजन की बात की थी ना, वहां पे क्या करना है, आपने अपना स्टॉक स्टेटमेंट हर महीने आपको सबमिट करना है ताकि आपका अकाउंट एनपीए ना हो जाए। टर्म लोन के अंदर आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपने अपनी आरसी, अपना इंश्योरेंस, जो भी आपने, अगर एजुकेशन लोन है तो जो भी डिग्री आपने कंप्लीट कर ली है ना, वो जैसे ही कंप्लीट हो जाती है वो बैंक को आपने सबमिट करनी है ताकि आपका अकाउंट एनपीए ना हो। बात करते हैं 5वें पॉइंट के बारे में। इसमें क्या होता है ना, बैंक हर साल आपके लोन को रिव्यू करता है और नॉर्मली 1 साल के अंदर बैंक एक बार आपके अकाउंट को रिन्यू करता है। अब रिन्यूअल में क्या होता है ना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट में चल रही होती है ना, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके अकाउंट में चेंज की जाती है। तो आपने ध्यान ये रखना है कि 1 साल में आपका अकाउंट रिन्यू जरूर हो ताकि आपको जो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल है वो फायदा आपको मिल सके। लेकिन इसके लिए आपको जरूरी ये है कि आप अपनी डिग्री सबमिट करो, अपनी आरसी सबमिट करो, जो डॉक्यूमेंट है वो टाइम पे सबमिट करो ताकि बैंक उसको सही से उसको रिन्यू कर पाए और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट उस अकाउंट के अंदर मिल पाए। तो हमें हमेशा यही कोशिश करनी है कि अपना अकाउंट कभी भी इस कैटेगरी के अंदर ना आए, अगर आप कस्टमर हैं तो भी और बैंक वाले हैं तो भी, क्योंकि बैंक वाले का बहुत सारा टाइम एनपीए के अंदर चला जाता है और एक कस्टमर को बहुत तरह के नुकसान एनपीए से होते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जिन्होंने लोन ले रखा है उनके साथ इनको शेयर करें। अगर आप बैंक में हैं तो अपने कस्टमर के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको एनपीए के बारे में पता लग सके कि क्या उनको नुकसान है, क्या फायदे हैं, कैसे वो एनपीए होने से बचा सकते हैं। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो के दौरान। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।